प्राचीन मिस्र जितनी रहस्यमयी सभ्यताएं बहुत कम हैं। एक शक्तिशाली साम्राज्य जो 3000 वर्षों से अधिक समय तक चला। इसने हमें पिरामिड दिए जो आज भी खड़े हैं और ऐसी पौराणिक कथाएं जो आज भी प्रेरित करती हैं। ये पृथ्वी पर सबसे अधिक खोजे गए स्थानों में से एक है। फिर भी किसी न किसी तरह हमें अभी भी रोमांचक चीजें मिलती होती हैं। एबिडोस में पुरातत्वविदों ने अभी अभी 3600 साल पुरानी एक शाही कब्र का पता लगाया है। ये बहुत विशाल है। इसके प्रवेश द्वार पर देवताओं के सुनहरे चित्रलिपि बने हुए हैं, लेकिन फिरौन का नाम वो वहां नहीं है। उदैर, ये शासक कौन था और ये मिस्र की कहानी में कौन सा नया अध्याय खुल सकता है? यदि मिस्र में कोई ऐसी जगह है जहां जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा धुंधली लगती है तो वो एबिडोस है। प्राचीन मिस्रवासियों के लिए यह पवित्र भूमि थी। उनका मानना था कि ये ओसिरिस का दफन स्थल था, वो देवता जिसकी वास्तव में मृत्यु हो गई थी, जिसके अवशेष अलग कर दिए गए थे और जो पाताल लोक पर शासन करने के लिए फिर से जीवित हो गया था। इस कारण से एबिडोस मिस्र का आध्यात्मिक मिलन स्थल बन गया। फिरौन ने यहाँ अद्भुत मंदिर बनवाए, जैसे सेटी का मंदिर जो अपनी राजाओं की सूची के लिए प्रसिद्ध है। एक ऐसी दीवार जिसमें 76 फिरौन के नाम खुदे हुए हैं। पूरे मिस्र से तीर्थयात्री यहाँ आते थे, चढ़ावा चढ़ाते थे और ओसिरिस उत्सवों में भाग लेते थे, जहाँ उनकी मृत्यु और पुनर्जन्म का औपचारिक रूप से पुनर्मंचन किया जाता था। ये केवल प्रतीकात्मक पूजा नहीं थी, ये मिस्र का कॉमिक कॉन जैसा संस्करण था। लेकिन सुपर हीरो की वेशभूषा धारण करने के बजाय लोग देवताओं के पुनर्जीवित होने का अभिनय करते थे। जाहिर है फिरौन में ओसिरिस के जितना संभव हो सके उतना करीब दफन होने की होड़ लगी रहती थी। एबिडोस आंशिक रूप से कब्रिस्तान, आंशिक रूप से पवित्र शहर और आंशिक रूप से परलोक की बीमा पॉलिसी बन गया। हजारों साल आगे बढ़े और हमें अभी भी एबिडोस के आसपास उल्लेखनीय चीजें मिलती हैं। हाल ही में खोजी गई कब्र के मामले में भी ऐसा ही है। 2025 की शुरुआत में अमेरिका और मिस्र के शोधकर्ताओं की एक संयुक्त टीम ने अनुबिस पर्वत नामक एक चट्टानी उभार के नीचे खुदाई करने का फैसला किया। आपको अनुबिस याद होगा, सियार के सिर वाला देवता जो कब्रिस्तानों की रक्षा करता था। खोजी गई शाही कब्र सतह से 23 फीट नीचे छिपी हुई थी। अफसोस की बात है कि भले ही ये इतने लंबे समय तक पुरातत्वविदों से बचा रहा, लुटेरे बहुत पहले ही खजाना लेके भाग गए थे। वे निश्चित रूप से बता सकते थे कि ये किसी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति की कब्र थी, ठीक उसी तरह जैसे आप बिना फर्नीचर वाली हवेली में घूम सकते हैं और फिर भी ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वहां कोई अमीर व्यक्ति रहता होगा। कक्ष में मिट्टी की ईंटों के गुंबद थे जो 16 फीट से अधिक ऊंचे थे। ये सीधे खड़ी मादा जिराफ से भी ऊंचा है। 36 शताब्दियों पहले बनी किसी चीज के लिए ये अभी भी विशाल महसूस होती थी। हालांकि जब आप याद करते हैं कि मिस्रवासी वास्तुकला के उस्ताद थे तो कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं लगता। और कोई खजाना नहीं, कोई सुनहरा मुखौटा नहीं और दुख की बात है कि कोई नाम भी नहीं। वो नक्काशीदार घेरा जिसमें राजा की पहचान लिखी होनी चाहिए थी वो अपठनीय था। मिस्र की कब्रें आमतौर पर इस बात का बखान करती थीं कि अंदर कौन है। प्राचीन मिस्र में कार्टूश मूल रूप से राजाओं के लिए एक बड़ा अंडाकार नेम टैग था जो चित्रलिपि में लिपटा होता था। इन्हें वीआईपी पास की तरह समझें जो इस जीवन और अगले जीवन दोनों में काम करते थे। इसके बिना आपकी आत्मा परलोक के होटल में चेक इन नहीं कर सकती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि मिस्रवासियों के लिए आपका नाम, आपका रेन सिर्फ इसलिए नहीं था कि आपके शिक्षक आपको एक जैसे हेयरकट वाले बच्चों से अलग पहचान सकें। यह आपके अस्तित्व का एक मुख्य हिस्सा था। जब तक आपका रेन जीवित रहता तब तक आप भी जीवित रहते। अपना नाम भुला दिया जाना मृत्यु से भी बदतर नियति मानी जाती थी। एक आत्मा बिना नाम के यात्रा नहीं कर सकती। यही कारण है कि आपको हर जगह कार्टून्स दिखाई देंगे, मंदिरों, ओबेलिस्क, गहनों, मूर्तियों और मकबरे की दीवारों पर। ये वहां सिर्फ मार्केटिंग के लिए नहीं था, इसने फिरौन की उपस्थिति को हर जगह आपके सामने और केंद्र में रखा। कल्पना कीजिए कि एक विशाल मकबरा बनाया जाए और 3600 साल बाद कोई अंदर आए और कहे, ये आदमी फिर से कौन है? ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसीलिए ये कल्पना करना उचित है कि हमारा अनाम फिरौन अनंत काल तक लुटेरों को डराता रहेगा। तो हाँ, कार्टूश को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। सबसे प्रसिद्ध और हैरान कर देने वाले उदाहरणों में से एक थुटमोस तृतीय के मकबरे से आता है। उनका दफन कक्ष और ताबूत सचमुच एक कार्टूश के आकार के थे। दूसरे शब्दों में पूरा कमरा उनके नाम का एक जीवित वास्तुशिल्प प्रतीक था। शुक्र है कि हाल ही में खोजे गए मकबरे में सब कुछ नहीं मिटाया गया था। प्रवेश द्वार पर सुनहरे रंगों में 2 परिचित रक्षक देवी आइसिस और नेफ्थिस चित्रित थे। आइसिस वो जादूगरनी थी जिसने ओसिरिस को फिर से जोड़ा और उसमें जान फूंक दी। नेफ्थिस उसकी बहन, मम्मी की शाश्वत शोक मनाने वाली और रक्षक थी। साथ में उन्होंने वादा किया कि जो कोई भी यहाँ विश्राम करेगा वो अकेले परलोक का सामना नहीं करेगा, और ये रहस्यमयी फिरौन के महत्व का एक अतिरिक्त प्रमाण है।
तो ये कौन हो सकता है? इसका उत्तर देने के लिए हमें इतिहास की गलियों में जाना होगा। ये मकबरा मिस्र के उस उथल पुथल भरे अध्याय का है जिसे दूसरा मध्यवर्ती काल कहा जाता है। एक शासक के बजाय देश में कई प्रतिद्वंद्वी राज्य थे, जिनमें से प्रत्येक का अपना छोटा शक्ति आधार था, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स का वास्तविक मिस्र संस्करण। और उस अराजकता के ठीक बीच में एबिडोस था। कुछ समय के लिए ये राजाओं के अपने वंश का घर था, जिसे तथाकथित एबिडोस राजवंश कहा जाता था। वे पिरामिड बनाने वाले नहीं थे, जिन्हें हर कोई जानता है, और इसीलिए वे इतने रहस्यमय हैं। उन्होंने अपने पीछे लगभग कुछ भी नहीं छोड़ा। कोई महान स्मारक नहीं, कोई फैले हुए शहर नहीं, बस टूटे हुए पत्थरों पर नामों के टुकड़े। सदियों तक कई विद्वानों ने तो उनके अस्तित्व पर ही संदेह किया। 2014 में ये कुछ हद तक बदल गया, जब पुरातत्वविदों ने उन रहस्यमय राजाओं में से एक सिनेप्के के मकबरे की खोज की। अब सिनेप्के के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वो बताता है कि उनके पास सुनाने के लिए काफी कहानी है। उसकी हड्डियों से 18 गहरे घावों का पता चला, वैसे ही जो युद्ध में मिलते हैं। उसकी खोपड़ी, पीठ और हाथों पर वार हुए थे, और शायद लड़ते हुए उसकी जान गई, जिससे वो उन गिने चुने फिरौन में से एक बन गया जो युद्ध में मारे गए। उसका मकबरा मामूली था, जिसमें पुराने राजाओं की इस्तेमाल की हुई चीजें थी, लेकिन इसने एक अनमोल चीज दी, सबूत। सिनेप्काई तक अबिदोस राजवंश सिर्फ एक सिद्धांत था, उसके साथ ये सच हो गया, और इसीलिए ये नई खोज एक बड़ी बात हो सकती है। अबीडोस में हाल ही में मिला शाही मकबरा सिनेप्काई के मकबरे जैसा ही है। इसमें चूना पत्थर के कक्ष, मिट्टी की ईंटों के गुंबद और रक्षक देवता हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा है, जो फिर से इस संभावना को बढ़ाता है कि हम एबिडोस के और भी पुराने, अधिक शक्तिशाली शासक को देख रहे हैं। वो जो कोई भी था, वो महान लोगों के साथ याद किया जाना चाहता था, जो विडंबना है, क्योंकि ऐसा लगता है कि इतिहास ने उसे मिटाने की कोशिश की। शायद उसके मकबरे के साथ मिली अन्य चीजें हमें और बता सके। हाँ, और भी बहुत कुछ है, और ये वास्तव में काफी दिलचस्प है। अबिदोस से कुछ ही दूर बनावट गांव में पुरातत्वविदों ने रोमन काल की मिट्टी के बर्तनों की एक कार्यशाला खोजी। हाँ, आपने सही सुना, एक फिरौन के कब्रिस्तान के पास मिट्टी के बर्तनों का कारखाना। उस जगह पे मिट्टी की बड़ी भट्टियां, गोदाम और यहाँ तक के टूटे हुए टुकड़े भी थे, जिन्हें ऑस्ट्राका कहा जाता है। वे मूल रूप से प्राचीन स्टिकी नोट्स थे। बस खरीदारी की सूचियों के बजाय उन पर ग्रीक और डेमोटिक मिस्र की भाषा में रसीदें लिखी थीं। रोजमर्रा के लेन देन के छोटे रिकॉर्ड, ऐसी चीज जिसकी आप किसी खोए हुए राजवंश के राजा के पास मिलने की उम्मीद नहीं करेंगे। सच कहूं तो कुम्हारों ने एक मौका गवा दिया। उबाऊ रसीदों को भूल जाइए। उन्हें तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को ओसाइरिस मग और अनुबिस की मूर्तियां बेचनी चाहिए थी, लेकिन इतना ही नहीं है। ऐसा लगता है कि सदियों बाद मध्यकाल के दौरान वही जमीन एक कब्रिस्तान बन गई। पुरातत्वविदों को मिट्टी की ईंटों की कब्रें मिली, जिनमें कंकाल के अवशेष थे। इसका मतलब ये हो सकता है कि फिरौन के युग के सैकड़ों साल बाद भी अबिडोस ने अपना महत्व बनाए रखा। तो बार बार इसी पहाड़ी पर क्यों? क्या ये जगह वाकई परलोक का द्वार है? आखिरकार ये वही जगह है जहां कहा जाता है कि ओसाइरिस विश्राम करते हैं। वो विश्वास हजारों सालों तक एक साए की तरह बना रहा, इतना मजबूत कि फिरौन और बाद में मध्यकालीन परिवारों को यहाँ खींच लाया। अलग अलग रस्में, वही पवित्र भूमि। हालांकि सच तो यह है कि रोमन यहाँ ओसिरिस के लिए नहीं आए थे, वे बर्तन बनाने आए थे। अबाइडस की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। खुदाई जारी रहेगी, और कौन जानता है कि भविष्य में और क्या खोजा जा सकता है। आज पुरातत्वविद ऐसे उपकरणों से लैस हैं जो मूल रूप से रेगिस्तान के लिए एक्सरे चश्मे की तरह हैं। हर स्कैन एक छिपे हुए कक्ष को उजागर कर सकता है, या अगर हम भाग्यशाली रहे तो अंत में हमारे अनाम फिरौन को उसका रेन वापस मिल जाएगा। सच तो ये है कि मुझे ये जानने में काफी दिलचस्पी होने लगी कि वो कौन था, तो उम्मीद है जल्दी कुछ पता चलेगा। बस कुछ ही समय की बात है, या आपका अपना कोई अंदाजा है? मुझे जरूर बताएं। पनामा में पुरातत्वविदों को एक साधारण धूप से झुलसे हुए मैदान के नीचे सोने से ढके हुए सरदार मिलते रहे। काफी अजीब बात है। फिर उन्हें सरदारों के ऐसे छोटे राज चिन्ह मिले जो केवल किसी बच्चे की ही हो सकते थे। उस खोज ने इस स्थल की व्याख्या ही बदल दी। एल कानियो अब केवल एक समृद्ध औपचारिक स्थल नहीं रह गया था। ये एक ऐसी जगह की तरह दिखने लगा जहां सत्ता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपी जा सकती थी। और अब वहां खुले एक नए कक्ष ने उस तस्वीर को और विस्तार दिया है। एल कानियो प्राचीन सोने की सामान्य कहानियों से बिल्कुल अलग है। सबसे नए कक्ष से, जो लगभग 800 से 1000 ईस्वी का है, केवल चमकदार कलाकृतियां ही नहीं मिली,
इसने एक बहुत बड़े पैटर्न में एक और कड़ी जोड़ दी। पुरातत्वविदों को मिट्टी के बर्तन, सोने के आभूषण और एक मुख्य उच्च स्तरीय व्यक्ति मिला जिसकी पहचान न सोने के स्थान से हुई। ये मिट्टी में दबा हुआ कोई मामूली खजाना नहीं था, ये पद और प्रतिष्ठा का एक सार्वजनिक प्रदर्शन था। वे वस्तुएं अपने आप में बहुत स्पष्ट हैं। 2 कंगन, 2 झुमके और चमगादड़ और मगरमच्छों से सजे हुए सीने के आभूषण। ये वैसी चीजें नहीं है जिन्हें कोई यूं ही लापरवाही से फेंक दे। उन्हें कुछ संदेश देने के लिए चुना गया था। बिना किसी बिलबोर्ड, स्पॉटलाइट या विशाल पत्थर के शिलालेखों वाली दुनिया में सोना ही सब कुछ बयां करता था। इसने सबको बताया कि उस कक्ष में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन था। इसकी जगह इसे और भी हैरान करने वाला बनाती है। न मिस्र, न पेरू और न ही विशाल खंडहरों से भरा कोई प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल। मध्य पनामा ऐतिहासिक रूप से इस क्षेत्र को अक्सर प्राचीन अमेरिका के मुख्य केंद्रों के बीच की जगह माना जाता था, जो उत्तर में माया और दक्षिण में महान एंडियन संस्कृतियों के बीच फंसा हुआ था। एल कानियो बार बार उस पुराने नजरिए को चुनौती देता है। वो पुरानी धारणा किसी कारण से बनी थी। पनामा का ये हिस्सा आपको किसी पत्थरों से बने साम्राज्य जैसा नहीं लगता। यहाँ ना तो विशाल मंदिरों की कतारें हैं, न नक्काशीदार दीवारें और न ही ऐसे खंडहर जो चिल्लाकर कहें यहाँ एक शक्तिशाली समाज था। उष्णकटिबंधीय मध्य अमेरिका में रोजमर्रा की जिंदगी की बहुत सी चीजें ऐसी सामग्रियों से बनी थी जो समय के साथ नष्ट हो जाती हैं। लकड़ी, फूस, रेशे, खाल, पंख, इनमें से ज्यादातर चीजें 1000 साल तक टिकी नहीं रह पाती। इसलिए जब सोना बच जाता है तो ये अतीत की सबसे मुखर आवाजों में से एक बन जाता है, और एल कानियो ने उस आवाज को इतनी जल्दी नहीं खोया। जूलिया मेयो की टीम ने 2005 में वहां भूभौतिकी सर्वेक्षण शुरू किया था। 2010 तक उन्होंने लगभग 16 फीट गहरा गड्ढा खोदा और सोने से ढके एक सरदार को खोज निकाला। फिर उस स्थल का महत्व बढ़ता ही है, और अधिक आभूषण मिले और कक्ष सामने आए, और सबूत इस मैदान को एक पूरे औपचारिक परिदृश्य से जोड़ने लगे। ये कोई किस्मत से मिली छोटी मोटी खोज नहीं थी, ये वर्षों की धीमी और धैर्यपूर्ण मेहनत थी जिसने एक शांत चरागाह को पनामा की सबसे बड़ी पुरातात्विक कहानियों में से एक बना दिया। ये विरोधाभास बहुत ही अद्भुत है। सतह से एल कानियो साधारण दिखता है, एक ऐसी जगह जहां आप घास, मवेशी और गर्मी की उम्मीद करेंगे, राजवंशों की नहीं। लेकिन उस साधारण जमीन के नीचे पुरातत्वविदों को अधिकार के ऐसे प्रतीक मिले जिन्हें दूर से देखने के लिए बनाया गया था। पॉलिश किया हुआ सोना तेज धूप में चमक उठता होगा। जब कोई नेता चलता था तो सीने के आभूषण चमकते होंगे। पशु चित्रण, चमगादड़, मगरमच्छ और अन्य शक्तिशाली जीव गहनों को अधिकार की एक दृश्य भाषा बना देते थे। ये वो रुतबा था जिसे आप तुरंत पहचान सकते थे। और ये नया कक्ष इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अकेला नहीं है। मेयो ने कहा कि इस स्थल से 9 समान कक्ष मिले हैं, और ये वो स्थान था जहां लगभग 200 वर्षों तक कुलीन व्यक्तियों को दफनाया गया था। ये खोज इस स्थल की व्याख्या का विस्तार करती है। एक समृद्ध कक्ष दिलचस्प है। कई पीढ़ियों तक शक्तिशाली लोगों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक औपचारिक विश्राम स्थल पूरी तरह से कुछ और ही संकेत देता है। ये एक लंबे समय से चली आ रही व्यवस्था जैसा लगने लगता है। आप उस व्यवस्था को 2024 की एक और बड़ी एल कानियो खोज में और भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पुरातत्वविदों ने 750 से 800 ईस्वी के आसपास दफन एक महत्वपूर्ण कोकले लॉर्ड के साझा कक्ष का पता लगाया। अंदर सोने के आभूषण, मिट्टी की वस्तुएं, घंटियां, स्कर्ट और बांसुरी का एक सेट था। टीम ने उन्हें लॉर्ड ऑफ द फ्लूट्स का नाम दिया, जो लगभग पौराणिक लगता है जब तक कि आपको याद ना आए कि ये कोई मिथक नहीं है। ये उसी स्थल पर पाई गई एक वास्तविक औपचारिक परंपरा का एक वास्तविक व्यक्ति है। उस दफन स्थल के आसपास दायरा और भी बढ़ जाता है। शोधकर्ताओं को उसी परिवेश में रखे गए कई अन्य व्यक्ति मिले। रिपोर्टों में कहा गया है कि कुल संख्या 30 से अधिक लोगों तक पहुंच सकती है। उस समय आप अब केवल वस्तुओं के संग्रह वाले एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को नहीं देख रहे होते हैं। आप एक घटना, एक सुनियोजित प्रदर्शन देख रहे हैं, जो देखने वाले हर किसी के लिए एक संदेश है कि ये नेता एक बहुत बड़ी सामाजिक व्यवस्था के केंद्र में था। इस व्याख्या को शोध का समर्थन प्राप्त है। एल कानियो के कई कक्षों के 2020 के एक अध्ययन में बार बार वही बुनियादी पैटर्न पाया गया। एक उच्चतम स्तर का व्यक्ति और अन्य लोग उस केंद्रीय आकृति के चारों ओर व्यवस्थित थे, और एक मजबूत भावना कि पूरी रचना सामाजिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती थी। लेखकों ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि इनमें से कुछ अंतिम समारोहों में बहुत कठोर अनुष्ठान प्रथाएं शामिल थी। लेआउट स्वयं शक्ति के प्रदर्शन का हिस्सा था। अब बच्चों के आकार के राज चिन्हों पर वापस चलते हैं, क्योंकि ये सबसे अजीब सुराग हो सकता है। मेयो की शुरुआती सफलताओं में से एक तब मिली जब उन्हें एहसास हुआ कि सोने की छोटी वस्तुओं का एक सेट एक वयस्क के लिए बहुत छोटा था। वे एक ऐसे बच्चे के लग रहे थे जिसे एक मुखिया की तरह सजाया गया था। बाद में टीम को 12 साल के लड़के के कंकाल पर सोने के बाजूबंद मिले। दोनों खोजें एक ही दिशा में इशारा करती हैं।
यहाँ रुतबा शायद ऐसी चीज नहीं थी जिसे किसी व्यक्ति ने जीवन के उत्तरार्ध में कमाया हो, ये जन्म से शुरू हो गया होगा। वो निहितार्थ महत्वपूर्ण है। यदि पद पिता से पुत्र को मिलता था तो एल कानियो हमें केवल कुछ अलग थलग नेता नहीं दिखा रहा था, ये एक वंशानुगत शक्ति व्यवस्था को उजागर कर रहा था। इसका मतलब है स्थापित परिवार, उत्तराधिकार और पूरे समुदाय द्वारा उन्हें पहचानने के लिए पर्याप्त मजबूत नियम। स्वर्ण शिल्प विशेषज्ञों का अस्तित्व होना ही था। औपचारिक ज्ञान को संरक्षित किया जाना था, श्रम को व्यवस्थित करना पड़ा। ये कोई छोटे मोटे गांव नहीं थे जो चलते फिरते सब कुछ जुगाड़ से कर रहे थे, ये एक व्यवस्थित ढांचा था। ये भी बताता है कि एल कानियो खजाने की कहानी से बड़ा क्यों लगता है। सोना सबसे पहले ध्यान खींचता। असली विषय राजनीतिक परिपक्वता है। वस्तुएं केवल इसलिए उपयोगी हैं क्योंकि वे क्या प्रकट करती, पदानुक्रम, समारोह, विरासत में मिला अधिकार और एक नेतृत्व वर्ग जो शक्ति का प्रदर्शन ऐसे कर सकता था जिसे हर कोई समझ सके। सोना वो है जो सबसे पहले आपकी आंखों को भाता है। चमक फीकी पड़ने के बाद सामाजिक व्यवस्था ही स्थल को दिलचस्प बनाए रखती है। एल कानियो के इतना महत्वपूर्ण होने का एक और कारण है। 2 मील से भी कम दूरी पर सिटियो कोंटे स्थित है, पुराना पनामा स्थल जिसने लंबे समय से स्वर्ण समृद्ध परंपरा के मुख्य प्रमाण प्रदान किए थे। वर्षों तक सिटियो कोंटे बड़ा संदर्भ बिंदु था। फिर एल कानियो ने अपने स्वयं के प्रमुखों, अपने गहनों, अपने औपचारिक पैटर्न को सामने लाना शुरू किया। अचानक ये कोई एक अलग थलग हॉटस्पॉट नहीं था, ये एक व्यापक सांस्कृतिक दुनिया थी जो उसी परिदृश्य में सबके सामने छिपी हुई थी। एक बार जब आप उस दुनिया की कल्पना करते हैं तो एल कानियो अविश्वसनीय रूप से दृश्यमान हो जाता है। कोई विशाल पत्थर के स्मारक नहीं है, एक समारोह फिर भी भव्य महसूस हो सकता है। बांसुरी बज रही है, घंटियां हिल रही हैं, सोने की छाती की प्लेटें चमक रही हैं, कपड़ों में मोती सिले हुए हैं, जानवरों के प्रतीक वंश और पद को दर्शा रहे हैं। एल कानियो में मिले एक शुरुआती प्रमुख ने सोने की छाती की प्लेटें, बाजूबंद, घंटियों का कंगन, खोखले सोने के मोतियों की बेल्ट पहनी थी और 2000 से अधिक छोटे सोने के गोले इस तरह व्यवस्थित थे जैसे किसी सैश पर सिले हों। ये कोई साधारण फैशन नहीं है, ये औपचारिक रंगमंच है। इन अंतिम समारोहों में से एक की कल्पना करें, एक नेता को केंद्र में रखा जाता है, सोना रोशनी को पकड़ता है, संगीत पूरे मैदान में गूंजता है, साथियों को सख्त अर्थ के साथ व्यवस्थित किया गया है, उपस्थित हर कोई बिना किसी लिखित शब्द के दृश्य को पढ़ सकता है। इस व्यक्ति का स्थान सर्वोच्च था, ये परिवार महत्वपूर्ण थे, ये व्यवस्था अब भी जारी है। मुद्दा निजी दुख नहीं था, मुद्दा सार्वजनिक स्मृति और सार्वजनिक पदानुक्रम था। यही कारण है कि एल कानियो पनामा के इतिहास को एक बहुत ही विशिष्ट तरीके से बदल देता है। ये केवल मानचित्र पर एक और पुरातात्विक आकर्षण नहीं जोड़ता है, ये दिखाता है कि मध्य पनामा के अपने शक्तिशाली प्रमुख, अपने औपचारिक विशेषज्ञ, अपने पद के प्रतीक और शायद अपनी वंशावली रेखाएं थी। ये क्षेत्र केवल बड़े पड़ोसियों से महत्व नहीं ले रहा था, ये अपना स्वयं का महत्व उत्पन्न कर रहा था और ये स्थल अभी भी उस बात को स्पष्ट कर रहा है। एल कानियो ने वर्षों की खुदाई में पहले ही कई विशिष्ट कक्षों का खुलासा किया है और प्रत्येक नया कक्ष कहानी का विस्तार करता है। तो यहाँ मुख्य खोज कोई कंगन या कान की बाली या सोने से भरा कक्ष भी नहीं है। ये इस बात का एहसास है कि एक साधारण पनामाई मैदान शासकों के कब्रिस्तान और एक भूली हुई शक्ति प्रणाली के सुराग छिपाए हुए था जो पूरे समय वहीं थी, बस किसी के गहराई से देखने का इंतजार कर रही थी।